अब हम देखेंगे सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को। तो स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि एक अरेंजमेंट कह लें आप या एक सीक्वेंस कह लें कि जिसमें कोई भी सी का जो प्रोग्राम है वो लिखा जाता है। अब इस चीज़ को समझने के लिए कि एक सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, हम एक कंपैरिजन में जो है वो लिखते जाएंगे और वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि भाई शुरू में कि एक चीज़ ये कि भाई नॉर्मली उस टर्म को कहा क्या जाता है कि जिस तरीके से प्रोग्राम लिखते हैं। तो मसलन कि लाइब्रेरी को इंक्लूड करने के लिए जो चीज़ है उसको हम कहते हैं कि भाई ये प्री प्रोसेसर के डायरेक्टिव्स हैं। इसी तरह मैं साथ ही एक कोड की एग्जांपल देते हुए भी आपको दिखाऊंगा कि कोड में वो किस तरीके से लिखे जाते हैं। तो नॉर्मली कभी भी आप जो है ना वो जब प्रोग्राम देखेंगे वो उसी स्ट्रक्चर के अंदर लिखा हुआ होगा। तो शुरू में हम देख लेते हैं, ये एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसके अंदर शुरू में जो चीज़ लिखी होती है वो लाइब्रेरीज इंक्लूड हुई होती हैं। इन लाइब्रेरीज को कहते हैं कि ये प्री प्रोसेसर के डायरेक्टिव्स हैं। जैसे कि कभी भी कोई कोड देखें तो उसके स्टार्ट में लिखा होगा हैश इंक्लूड और आगे किसी हेडर फाइल का नाम होगा। जैसे यहाँ पे जो नाम दिया हुआ है वो एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की हेडर फाइल है। इसके अंदर कभी भी जो आप कोड में जब फंक्शंस डिफाइन करते हैं, मसलन के प्रिंट का फंक्शन हो गया जैसे प्रिंट एफ है, या फिर कोई कैरेक्टर रीडिंग के लिए कोई फंक्शन हो गया जैसे स्कैन का फंक्शन है, वो सारे इन हेडर फाइल्स के अंदर डिफाइन हुए होते हैं और आपने कोड को बता रहे होते हैं कि भाई ये प्री प्रोसेसर की डायरेक्टिव में ऐड कर रहा हूँ। तो जब भी ये कोड ये चलेगा तो इस वाली हेडर फाइल के अंदर से वो वाले फंक्शंस आपने पढ़ लेने हैं। इसके बाद जो है ना कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो कि लोकल हैं आपके कोड में, मसलन के वो आपने खुद डिफाइन किए हैं और उन फंक्शंस को आगे आप मेन के अंदर एक्सेस करके उनसे कोई ना कोई चीज़ यूज़ करेंगे। तो ये वाले फंक्शंस जो हैं आप मेन के फंक्शन को लिखने से पहले आप ये वाले फंक्शंस डिक्लेयर कर लेते हैं। तो बेसिकली इसको हम कहते हैं कि भाई ये फंक्शंस की डिक्लेरेशन हो रही है। इसके डिक्लेयर करने के लिए आपको सिर्फ ये बताना होता है कि इस फंक्शन का नाम क्या है, जो कि यहाँ पे हमने बता दिया कि भाई फंक्शन का नाम सामने। सेकंड आपने इसको ये बताना होता है कि फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या होगी। तो यहाँ पे जो फंक्शन है इसकी रिटर्न टाइप वॉइड है, रिटर्न टाइप का सॉरी डबल है। रिटर्न टाइप का मतलब ये होता है कि जब आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे और इसके कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जैसे कि ए और बी, इसके दो आर्ग्यूमेंट्स हैं। ये वाले फंक्शंस के इस आर्ग्यूमेंट्स के साथ जब आप इसको कॉल करेंगे तो ये आपको एक आंसर रिटर्न करता है। ठीक है, वो आंसर आप मतलब के यूज़ करेंगे। जैसे सम का फंक्शन है ना, अगर मैं इसको 2 और 3 भेजूँ ना तो ये रिटर्न करेगा मुझे 5। तो इसको हम कहते हैं कि भाई ये रिटर्न टाइप है उस वेरिएबल की, उस 5 की रिटर्न टाइप जो है वो डबल हम यहाँ पे कह रहे हैं। और इसी तरह अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स है, आर्ग्यूमेंट्स मतलब कि इन दो ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज़ हमने दी हुई है, तो इसके बेसिकली दो आर्ग्यूमेंट्स हमने दिए हुए इसके अंदर। और ये वाले आर्ग्यूमेंट्स अब एक है डबल ए और एक है जी डबल बी। तो हम कह रहे हैं दो आर्ग्यूमेंट्स हैं ए और बी और उनकी टाइप है डबल। तो डबल मतलब कि वो फ्लोटिंग पॉइंट है, मतलब कि 5.7 हो सकता है, 8.9 हो सकता है, इस तरह का नंबर भी हो सकता है। और पॉइंट के बगैर वाले नंबर भी हो सकते हैं, और दोनों इसके अंदर चल जाएंगे। अच्छा, ये होंगे फंक्शंस की डिक्लेरेशन। तो सबसे पहले थी प्री प्रोसेसर के डायरेक्टिव्स, उसके बाद कोड में आ जाती हैं कि फंक्शंस की डिक्लेरेशन। अब ये दोनों चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कोड के चलने के लिए। मसलन कि अगर आप कोई भी ऐसी अपने कोड के अंदर फंक्शन नहीं यूज़ कर रहे जो कि आपके हेडर फाइल्स के अंदर डिफाइंड है, जैसे प्रिंट एफ का फंक्शन है, तो आपको अपने कोड के अंदर इस वाली चीज़ को इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं होगी जो कि प्री प्रोसेसर का डायरेक्टिव है। इसी तरह अगर आप आपके कोड के अंदर कोई भी जो है अपने नए फंक्शंस खुद इंट्रोड्यूस करके उनको नहीं कॉल कर रहे, तो आपको इस वाली चीज़ को भी कॉल करने की ज़रूरत नहीं होगी, ना इसको डिक्लेयर करने की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट लेकिन जो हम देखना चाह रहे हैं जो कि मेन का फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है ये कंपलसरी है कोड के चलने के लिए। वो इस वजह से कि जब भी आपका कोड चलेगा ना तो उसको सबसे पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए कि उसने कोड ने स्टार्ट कहाँ से लेना है। तो उसका जो स्टार्ट होता है ना वो मेन का फंक्शन होता है, ये बेसिकली जो है वो स्टार्ट है कोड का। तो जब भी आपका कोड चलेगा तो सबसे पहले मेन के अंदर आता है, और मेन के अंदर अब जो कुछ भी लिखा गया है ना तो उसमें एक सीक्वेंस के साथ चलता है यहाँ पे, मतलब कि फर्स्ट लाइन है तो लाइन नंबर 1 है जो इसमें जो भी लिखा है एग्जीक्यूट करेगा, लाइन नंबर 2 है जो भी लिखा है उसको करेगा। ठीक है ना, तो एक सीक्वेंस के साथ जो है ना इस वाले के अंदर चलता होता है। तो इस तरह एक मेन का फंक्शन फिर डिफाइन होगा और इस मेन के फंक्शन के अंदर कोई ना कोई कोड लिखा होगा। अब स्टार्ट में यूजुअली से जो है लोकल डिक्लेरेशन कर ली जाती है, जैसे कि कोई वेरिएबल है उसको डिफाइन करना है, या कोई आपने स्ट्रिंग्स डिफाइन किए हैं, कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं जिनको आगे आप कोड में यूज़ करेंगे। और इसके बाद जो है स्टेटमेंट्स होती हैं, स्टेटमेंट्स में कोई आप कह लें फेल्स की स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, कोई लूप्स आ जाते हैं, कोई अब हमने जो यहाँ पे एग्जांपल दिया कि एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, مثلا कि इस तरह जितने भी काम है सब स्टेटमेंट्स हैं। और जो डिक्लेरेशन में हमने यहाँ पे कहा कि भाई लोकल डिक्लेरेशंस, लोकल डिक्लेरेशंस का मतलब है कि फंक्शन के अंदर हम डिक्लेयर कर रहे हैं ना, مثلا मेन फंक्शन के अंदर, तो ये एक्सेसिबल भी मेन फंक्शन के अंदर ही होंगी। ठीक है, तो इसलिए हम इनको लोकल डिक्लेरेशन कह रहे हैं। अगर हम कोड मेन फंक्शन से बाहर डिफाइन करते हैं इस जगह के ऊपर, ये जो जगह है,
तो फिर हम इनको कहते हैं कि भाई ये कोई ग्लोबल डिक्लेरेशन हमने की है जो कि किसी भी फंक्शन में एक्सेस हो सकती है। उसके बाद आप अपने मेन का फंक्शन का एंड करेंगे तो ब्रैकेट लगाएंगे। तो इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। भाई शुरू में हमने देखा कि भाई पहली चीज़ जो होती है कोड के स्टार्ट में वो होता है प्री प्रोसेसर का डायरेक्टिव। सेकंड चीज़ हमने कहा कि भाई होती है कि भाई फंक्शन की डिक्लेरेशन कि भाई जिसमें आप बता दें कि कौन कौन से फंक्शन जो है आपने कोड में यूज़ करेंगे। थर्ड चीज़ होती है आपका मेन का फंक्शन जो आपके ये बताएगा कि आपका कोड कहाँ से शुरू होगा। और इस मेन फंक्शन को स्टार्ट और एंड कैसे किया जाता है कि दो ब्रैकेट्स होती हैं, एक ओपन ब्रैकेट है करली और एक क्लोज्ड करली ब्रैकेट है, जो कि ये बताते हैं कि मेन फंक्शन का जो कंटेंट है वो इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान में होगा। तो बेसिकली मेन फंक्शन का स्टार्ट और एंड बताती हैं। और इसके अंदर ये बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन है, ये सारी की सारी इसके अंदर जो है अब आप बताते हैं कोई लोग वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर करने हैं, उनके साथ आपने करना क्या है, किसी फंक्शन को आपने कॉल करना है, इस तरह की सारी चीज़ें। और लास्टली जो आपने ऊपर फंक्शन डिक्लेयर किया था उस फंक्शन की डिफाइन भी करना है कि ऊपर तो आपने बस ये बता दिया कि एक फंक्शन होगा डबल सम के नाम से, लेकिन अब आपने ये बताना है कि भाई ये फंक्शन करेगा क्या। तो वो जो फंक्शन जो भी करेगा वो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई ये फंक्शन करेगा क्या। कि भाई एक सम के नाम से फंक्शन है जिसके दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, जब वो उसके आप कुछ भी दो आर्ग्यूमेंट्स भेजते हैं तो उनको सम करके वापस भेजता है। तो ये एक एग्जांपल के लिए छोटा सा फंक्शन लिखा हुआ है। तो इस तरह के कोई भी फंक्शन जो कि आपके बाद में हो सकते हैं। लेकिन इसमें ज़रूरी समझने की बात है कि इसका जो मेन जो स्ट्रक्चर है सी प्रोग्राम का उसमें मेन यूजुअली आपको जो नज़र आएंगे, जो बड़े बेसिक लेवल पे भी आपको नज़र आएंगे, वो ये हेडर फाइल ज़रूर इंक्लूड हुई होंगी क्योंकि ये बहुत कॉमनली यूज़ होती हैं। कि जैसे फंक्शंस है कुछ वो इसके अंदर अक्सर ही यूज़ हो रहे होंगे, प्रिंट एफ के, स्कैन एफ के, मैथ के फंक्शंस है कुछ वो भी मैथ के हेडर फाइल में होते हैं। और सेकेंडली आपको फिर मेन का फंक्शन ज़रूर नज़र आएगा कि आपने बताना है अपने कि भाई कोड आपका कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ तक इसने चलना है। कि भाई यहाँ से आपने कहा कि भाई ये करली ब्रेसेस हैं जहाँ से शुरू हो रहा है और ये वाली दूसरी ब्रेसेस हैं जहाँ पे ये आके ख़त्म होता है। अब इन्हीं सारी चीज़ों को हम एक एक करके थोड़ा सा डिटेल के साथ लेकिन देख लेते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें करती क्या हैं और चलती किस किस तरीके से हैं। तो सबसे पहली जो हमने चीज़ देखी थी वो थी कि प्री प्रोसेसर के डायरेक्टिव्स। अब हम देखते हैं कि भाई प्री प्रोसेसर के डायरेक्टिव में हमने तो अभी तक ये देखा था कि भाई एक हेडर फाइल है जो कि हम कहते हैं कि भाई मैंने इंक्लूड कर दी। अब हमने देखना है कि अच्छा बैक एंड पे हेडर फाइल किस तरीके से इंक्लूड हो जाती है। इसके लिए आप थोड़ा सा अपने जहन में ये रिवाइज करें कि हमने जब पढ़ा था कि भाई जो हमने पढ़ा था ना कंपाइलर होता है, हमने कहा था कि भाई कंपाइलर क्या करता है। हमने कहा था कि अच्छा एक ना कोड होता है, वो आप कहते हैं कि सी की लैंग्वेज में मैंने वो कोड लिखा हुआ है कि सी का कोड है ये, ठीक है ना। आपका कंपाइलर क्या करता है, आपका कंपाइलर इसको कन्वर्ट करता है और कन्वर्ट करके बनाता क्या, वो बना देता है कि जी एक मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम। क्योंकि हमने ये कहा था कि भाई जो आपका कंप्यूटर है उसको मशीन लैंग्वेज की समझ आती है। तो कंपाइलर ने क्या किया, कंपाइलर ने आपके कोड को कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये कन्वर्जन का एक प्रोसेस है कि भाई जिसमें वो आपके कोड को सी के कन्वर्ट को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेता है ताकि आपका जो मशीन है, जो कि आपका पीसी है, लैपटॉप है, कुछ भी है, जहाँ पे भी आपका कोड रन हो रहा है, उसको समझ आ जाए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, अब ये जो कन्वर्जन का प्रोसेस है जो कि कंपाइलर करता है, उसके दौरान ये करता है कि जिस टाइम पे वो देखता है कि आपके सी के कोड के अंदर दरमियान में कोई भी फंक्शंस हैं, वो आपने लिखे हुए हैं कि भाई मैं ये हेडर फाइल्स आपने इंक्लूड की हुई हैं, तो वो उस हेडर फाइल के अंदर जो भी फंक्शंस है ना जो कि आपका कोड यूज़ कर रहा है, उन वाले फंक्शंस को हेडर फाइल से इंक्लूड करा लेता है आपके कोड के अंदर। ठीक है ना। तो इस जगह के ऊपर वो वाला काम होता है। इस तरीके से आप देख लें कि आपका कोड रन होता है किस तरह से। कि भाई सी का आपने कोड लिखा यहाँ पे, ठीक है, कंपाइलर ने इसको कन्वर्ट करने लगा, उसने यहाँ पे उसने देखा कि भाई आपकी कुछ फंक्शंस हैं जो कि आ रहे हैं हेडर फाइल में, उनको वहाँ से लेके आपके कोड से ऐड करके फिर उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके इधर वो मशीन को दे देता है कि भाई अच्छा ये कोड है, इसको रन कर दो। ठीक है, सिंटेक्स क्या होता है इसको ऐड करने के लिए, तो वो भी हम देख लेते हैं। सिंटेक्स कुछ इस तरह का होता है कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि अच्छा हम देखने लगे हैं अब सिंटेक्स को। अच्छा, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का सिंटेक्स ये होता है कि इस तरीके से लिखी जाती हैं कि शुरू में लिखा होगा हैश इंक्लूड। ठीक है, ये आप बताने लगे हैं कि मैं कोई फाइल इंक्लूड करने लगा हूँ। आगे दो ब्रेसेस लगी हुई होंगी इस तरह की, एंगल ब्रैकेट्स हम इनको कह देते हैं। और इसके दरमियान में जो है ना हेडर फाइल का नेम होगा, जो भी आपकी हेडर फाइल है। ठीक है, इधर उसका नाम होगा, जैसे हम पहले देख रहे थे कि हेडर फाइल का नाम stdio था, और डॉट इधर h लिखा होगा कि वो हेडर फाइल उसकी वो एक्सटेंशन है। ठीक है, ये जो चीज़ है ना इसको आप कहते हैं कि ये आपकी प्री प्रोसेसर की डायरेक्टिव है। ठीक है, और इसकी कोई एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि भाई कोई एग्जांपल हमने देखनी है कि भाई कहाँ पे ये कोड में यूज़ होती हैं, तो पहले भी हमने देखी थी। इस तरह की मल्टीपल एग्जांपल्स हैं कि यूजुअली आपको बड़े बेसिक लेवल के ऊपर जो नज़र आएंगी
वो एक लाइब्रेरी आपको नज़र आएगी, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी है stdio.h। इसमें प्रिंट एफ, स्कैन एफ और इस तरह के मल्टीपल फंक्शंस जो कि इनपुट आउटपुट से रिलेटेड हैं, वो मोस्टली आपको इसी वाली लाइब्रेरी के अंदर नज़र आएंगे। फिर एक लाइब्रेरी है आपकी conio.h के नाम से, या यूजुअली अगर आप लोकली देखेंगे जब पढ़ रहे होंगे तो मोस्टली आप देखेंगे कि लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं इस तरीके से कि conio.h की जो लाइब्रेरी है। कुछ फंक्शन इसके अंदर है, जैसे गेट कैरेक्टर का फंक्शन है कि आपने कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, यूजली रिजल्ट आपको नज़र नहीं आता, उसको रोकने के लिए आप उसको एंड पे जो है आपके कोड में आप देखेंगे कि अक्सर ना इस तरह लिखा होगा GTCH गेट कैरेक्टर, और उधर तक आपका कोड अगर रुक जाता है कि वो कैरेक्टर का कोई इनपुट आना है उस जगह के ऊपर। और एक और लाइब्रेरी बड़ी कॉमनली यूज़ होती है, वो math.h की लाइब्रेरी है। इसके अंदर मैथ के कुछ फंक्शंस हैं जिसमें आपके पास आ जाते हैं ये स्क्वायर रूट का फंक्शन हो गया, पावर का हो गया, साइन को साइन के फंक्शन हो गए, इस तरह के मल्टीपल फंक्शंस जो हैं इस वाली लाइब्रेरी में आ जाते हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं मेन फंक्शन की तरफ। हम देखते हैं कि जो मेन का फंक्शन था, थोड़ी सी डिटेल में इसको भी देख लेते हैं कि भाई मेन का फंक्शन क्या करता है। मेन का जो कि फंक्शन है, यूजली सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लिखा किस तरीके से जाता है। तो यूजली लिखा इस तरीके से जाता है कि यहाँ पे लिखा होता है void main और आगे दो ब्रैकेट्स होती हैं, या कभी कभार आपको ये इस तरीके से भी नज़र आएगा कि ये लिखा होगा void main और ब्रैकेट है होगी, और इस ब्रैकेट के अंदर भी void ही लिखा होगा। अब सबसे पहले आप ये समझ लें इसमें कि void का मतलब क्या है। void का लिटरल मीनिंग तो आप लोगों को पता ही होगा कि void का लिटरल मीनिंग होता है खाली, मतलब कि उसके अंदर कुछ है नहीं, मतलब कि कोई जगह void है। तो void का यहाँ पे मतलब अब क्या है कि हमने देखा था पहले भी, थोड़ी देर पहले मैंने कोड में आपको दिखाया था, हमें डबल लिखा हुआ था। तो हमने कहा था कि भाई ये फंक्शन का जो नाम है ना, ये फंक्शन का नाम मेन है ना, तो इससे पहले जो भी चीज़ लिखी हुई है जो कि यहाँ पे अब लिखी हुई है, ये उसकी रिटर्न टाइप होती है कि ये फंक्शन रिटर्न क्या करता है। तो अगर हम void लिख दिया ना, तो इसका मतलब है कि खाली है, कुछ रिटर्न नहीं करता ये फंक्शन, जो भी करना है इस फंक्शन के अंदर ही वो एग्जीक्यूट करके छोड़ देता है। तो शुरू में void लिखने का मकसद ये हुआ कि भाई ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता। ठीक है, अब ये जो ब्रैकेट्स के अंदर है ना, ये होता है इसका आर्ग्यूमेंट। अब इनको खाली भी अब हम छोड़ सकते हैं कि हम कह देंगे इसके कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, या फिर कुछ जगहों पे इस तरीके से भी किया जाता है कि इनको इनकी जगह के ऊपर लिख दिया जाता है कि वॉइड के भाई अच्छा इसके कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं है। इधर वे ये करेक्ट है और इधर वे ये कंपाइलर को समझ आ जाता है। ठीक है, ये अब हमने देख लिया कि भाई फंक्शन की डिक्लेरेशन कैसे होती है वॉइड जो मेन का फंक्शन है। अब ये दूसरा आपको अब ये पता होना चाहिए, जो दो बड़ी मेन बातें हैं मेन के फंक्शन की। सबसे पहली बात ये है कि ये स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम है, कि जब भी आपका कोड चलना शुरू होता है ना, तो मेन के फंक्शन में आता है, और कोड की एग्जीक्यूशन होती है सीक्वेंशियल, कि पहली वाली लाइन चलेगी, फिर उसके बाद अगली वाली लाइन चलेगी, और उसके बाद अगली वाली लाइन चलेगी। ठीक है, और सेकंड जो बात पता होनी चाहिए थी वो ये कि भाई इधर वॉइड जो लिखा हुआ है आर्ग्यूमेंट में, और इसके अंदर जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, तो वो भी हमने देख लिया। दूसरा बॉडी ऑफ अ मेन फंक्शन तो हमने देख ही लिया था कि भाई जब भी हम डिफाइन करते थे तो वो इस तरीके से लिखा होता है कि भाई वॉइड मेन अगर लिखा है, तो इसके बाद जो ये ब्रेसेस होती हैं, ओपन वाली करली ब्रेस और क्लोज वाली करली ब्रेस इसके दरमियान में डिफाइन हुई होती है। तो कंपाइलर इस चीज़ से समझ जाता है, ये जो ब्रेसेस हैं इनको देखते हुए, कि आपका कोड कहाँ से लेके कहाँ तक जा रहा है। और इस कोड के अंदर जो करली ब्रेसेस है, अब इसके अंदर हम देखें कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं जो कि इसके अंदर लिखी जा सकती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आप कह लें कि भाई कोई भी आपके पास आ जाती हैं कि भाई अगर आपने कोई इफ़ एल्स की स्टेटमेंट्स लिखनी है, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कोई लोकल डिक्लेरेशंस हैं वेरिएबल्स की, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। कोई भी इस तरह की मल्टीपल चीज़ें हैं ना, तो वो सारी आप में से कोई भी आपके पास आ जाए तो वो सारी की सारी आप मेन के फंक्शन के अंदर ही कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कि बॉडी ऑफ अ मेन फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें अब ये चीज़ें आ जाएंगी। तो बॉडी ऑफ अ मेन फंक्शन शुरू किस तरीके से होता है कि एक यहाँ पे नाम लिखा होगा उसका, कि भाई यहाँ पे लिखा हुआ है वॉइड मेन। ठीक है, तो पता लग गया कि भाई मेन का फंक्शन जो कि है वो स्टार्ट हो गया। अब इसके अंदर जो ब्रेसेस हैं ये बताएंगी कि कहाँ से लेके कहाँ तक इसके फंक्शन का कंटेंट है। ठीक है, और इसके अंदर अब क्या क्या आता है कि इसके अंदर आ जाती हैं कि करली ब्रेसेस से शुरू हो गया और दरम्यान में आ गया। इसके अंदर पहले कोई आ जाती हैं कोई लोकल डिक्लेरेशन अगर आपने करनी थी वेरिएबल की, वो आ जाती हैं। कोई स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, इफ एल्स की स्टेटमेंट्स है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम इनको कहते हैं। कोई लूप्स आ जाते हैं, इनको हम फॉर लूप्स इसमें होते हैं, वाइल लूप्स होते हैं, डू वाइल लूप्स होते हैं, इस तरह के सारे। और तकरीबन मेन के फंक्शन के अंदर या कि पूरे कोड में जो भी जितने भी फंक्शंस हैं, इसमें जितने भी हमारी स्टेटमेंट्स हम जहाँ पे हम कह रहे हैं डिक्लेरेशंस कह रहे हैं, ये सारी की सारी एंड जो हैं वो होती हैं इस सेमी कॉलन के सिंबल के साथ। ठीक है,
तो ये आपको बहुत ही कॉमनली नज़र आएगा, और अक्सर प्रोग्रामिंग करते हुए छोटी मोटी गलती भी इसी पे नए बंदे की होती है कि भाई वो स्टेटमेंट लिखता है एंड पे सेमी कॉलन लगाना भूल जाता है। और कुछ सिर्फ ऐसी होंगी कि जहाँ पे आपका सेमी कॉलन नहीं यूज़ होगा, इसके अंदर आपके आ जाएंगी कंडीशनल स्टेटमेंट्स। मतलब कि इफ़ की अगर आप कंडीशन लिख रहे हैं तो इफ़ आप लिखेंगे, आगे इधर कंडीशन लिखेंगे, तो इसके बाद यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं होगा। तो इसी तरह वाइल की आ जाती है कि वाइल लूप अगर आप लिखेंगे तो वाइल लूप आपने लिखा और यहाँ पे कोई कंडीशन लिखेंगे तो उसके बाद सेमी कॉलन नहीं होगा। तो इन समरी अगर इसको आपने याद रखना है तो वो ये है कि भाई जिस जब भी इस तरह की कोई स्टेटमेंट आती है जिनके अंदर ब्रैकेट्स आ सकती हैं, जैसे इफ़ है ना, तो आप एक और इसके आगे ब्रैकेट्स लगा के बता सकते हैं कि भाई इफ़ के अंदर आप क्या क्या इंक्लूड करना चाह रहे हैं। वाइल है, इसके आगे ब्रैकेट्स लगा के आप बता सकते हैं इसमें आप क्या क्या इंक्लूड करना चाह रहे हैं। तो इस वाली स्टेटमेंट का जो शुरू है ना ब्रैकेट से पहले ही, तो यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं आता होता, मतलब कि ये जो है इधर नहीं होता होता। इसी तरह वाइल भी है, इसके अंदर भी इधर देखें यहाँ पे कोई सेमी कॉलन नहीं आ रहा। ठीक है, इस तरह फॉर लूप होते हैं उसमें नहीं आता। वैसे यूजली अगर कोई डिक्लेरेशन हो, जैसे मैं एक इंटीजर डिक्लेयर करता हूँ, तो मैं इस तरीके से करूँगा कि इंट ए मैंने डिक्लेयर किया तो इसके बाद मुझे सेमी कॉलन लगाना होगा। मैं प्रिंट की कोई स्टेटमेंट लिखता हूँ कि मैं एक प्रिंट करना चाह रहा हूँ, कोई मैं कहता हूँ कि भाई कोई फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल है और इसको मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ जो कि ए है सपोज एक्स के नाम से, तो उसके बाद भी देखेंगे हमारे पास ये सेमी कॉलन आएगा। तो ये था एक बेसिक सा, आपको पता होना चाहिए कि भाई मेन फंक्शन के अंदर क्या होता है। बाकी ये जब हम कोड लिखेंगे तो तब ये ज़्यादा क्लियर होंगी। इस टाइम पे में भी आपको बहुत सारी चीज़ें वेग सी लग रही हो कि भाई ये क्या बातें हो रही हैं, लेकिन जब कोड लिखेंगे तो उस टाइम पे अब आप चलाएंगे और छोटे मोटे एरर्स आएंगे तो उनको देख के आपको समझ आ जाएगी कि अच्छा ये वाला काम हमने नहीं करना। चल लास्टली हम ये देख लेते हैं कि एक ये पहली वाली स्लाइड के ऊपर जो हमने देखा था वही वाली चीज़ अब हम दोबारा देख के बस रिवाइज कर लेते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें थी। तो सबसे पहले हमने ये देखा था कि भाई प्री प्रोसेसर की एक डायरेक्टिव्स होती हैं, उसमें हमने कह दिया था कि भाई ये लाइब्रेरीज़ हैं जो कि ऐड की जाती हैं, जो कि कंपाइलर उस लाइब्रेरी में से फंक्शंस निकाल के आपके कोड में ऐड कर देता है, और जब आपने यूज़ करते हैं तो वो एग्जीक्यूटेबल में ऐड हो गई होती हैं। फिर अगर कोई फंक्शंस आपने लोकली डिक्लेयर करने हैं जो आपने खुद यूज़ करने हैं, तो आपको शुरू में आप इस तरह डिक्लेयर करते हैं मेन से पहले, और उनको डिफाइन करते हैं मेन के बाद, जो कि हमने यहाँ पे जाके किया हुआ है। और थर्ड जो है, आपके फंक्शन कोड का जो भी स्टार्ट है वो हमेशा होता है मेन से। आपका कोड मेन में आता है, आगे अंदर उसके अंदर जो भी लोकल डिक्लेरेशन हुई हुई हैं, जितने काम हुए हैं वो सारे काम करता है और उसके बाद चलाया जाता है। कोड हमने देखा कि हमेशा सिक्वेंशली रन होता है, कि ऊपर से स्टार्ट होता है नीचे वाली लाइन तक रन होता जाता है, कभी भी कोई लाइन जैसे नहीं कि स्किप करें या नीचे से ऊपर आने लग जाए, ऐसा नहीं होता। वॉइड, अच्छा, जो भी फंक्शन है वो हमने कहा कि भाई ब्रेसिस के साथ ओपन होते हैं और ब्रेसिस के साथ क्लोज होते हैं, जिससे कि ये पता चलता है कि भाई ये फंक्शन कहाँ से लेके कहाँ तक है। और फंक्शन का जो नाम है वो ब्रैकेट से पहले लिखा जाता है, फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स उसकी ब्रैकेट्स राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाते हैं, और फंक्शन की रिटर्न टाइप उसके नाम से पहले लिखी जाती है, जो कि यहाँ पे भी है कि भाई इसकी रिटर्न टाइप जिस तरह डबल है, इसका नाम जो है फंक्शन का वो सम है, और इसके दो आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि डबल ए और डबल बी हैं। और जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं जो कि लिखी जाती हैं कोड्स के अंदर मोस्टली, वो सारी की सारी टर्मिनेट होती हैं, और टर्मिनेट होती हैं ये सेमी कॉलन के साथ, जो कि यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि एक सेमी कॉलन लगा हुआ है। इधर हम देख सकते हैं सेमी कॉलन है, इसी तरह यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि ये एक सेमी कॉलन है। तो इस तरीके से तो बेसिकली ये एक स्ट्रक्चर है सी के प्रोग्राम का। तो कभी भी आप किसी भी बंदे का लिखा हुआ या अपना लिखा हुआ सी का प्रोग्राम देखेंगे, या कि जो है ना अपना कोड लिखेंगे, तो इसी स्ट्रक्चर के तहत ही वो लिखा जाएगा, क्योंकि कंपाइलर को समझ ये वाला स्ट्रक्चर आता है। तो आप इसी तरीके से कोड को लिखेंगे और जो अपना काम आप कराना चाह रहे होंगे वो करा लेंगे।